गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? मैं अमित कुमार यादव और मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में पढ़ा था और गांधी जी के विचार को, व्यक्तित्व को अच्छे से समझा था। गांधी जी के परिचय, जीवन परिचय के बारे में, गांधी जी के व्यक्तित्व और विचार को बताने का सिर्फ एक ही मकसद ये था कि अब जो है हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। गांधीवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। गांधीवादी आंदोलन जो है माना जाता है 1919 से लेकर के 1947 तक। इसमें भी देखेंगे कि जैसे साउथ अफ्रीका से गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को 9 जैन 1915 को कहाँ गए थे? भारत आ गए थे। लेकिन इस आंदोलन से पहले हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी जैसे कि होम रूल, लीग की स्थापना जो 1916 में हुई थी, ठीक है, 1916 में। और इससे पहले भी एक घटना हो रही थी 1914 में जिसमें प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इन दोनों घटनाओं का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इन्हीं को रिलेट करके हमें जो है अब गांधीवादी एक आंदोलन शुरू करना है और पढ़ना है। तो देखेंगे कि 1916 में जो ये होम रूल लीग बनाया गया था, इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज है या ब्रिटिश शासन है वह 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में संलिप्त हैं। तो हमारे पास एक ऐसा मौका है कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए, इस अवसर का लाभ उठाया जाए और अपने विचारों को, अपने नीतियों को एक उग्र आंदोलन के रूप में उनके समक्ष रखा जाए, जिससे उनके ऊपर एक दो तरफा दबाव पड़ेगा और हो सकता है कि वो हमारी बातों को मान जाए। उनकी मांग हम लोग की क्या थी? स्वराज की, स्वशासन की मांग थी। अच्छा, हमने बताया जैसे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में जितने भी आंदोलन लड़े, सत्याग्रह, लगभग सभी में उनको जीत मिली। इससे उनका एक व्यक्तित्व, एक विचार जो है एक बड़े ही अच्छे पर्सन के रूप में उभर के पूरी दुनिया में आया। और लोग जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी से भी एक उम्मीद की जा रही थी, गांधी जी से ये उम्मीद की जा रही थी। और कौन कर रहा था? होम रूल लीग के जितने भी सदस्य थे, ये लोग एक ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि गांधी जी उनका समर्थन करें इस चीज़ को लेकर के कि इस मौके का लाभ हम लोग उठाया जाए। तो गांधी जी बड़े अहिंसक और उदारवादी टाइप के आदमी थे, व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे। इन्होंने इस नीति को लेकर के बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जो इंसान समस्या या प्रॉब्लम में है उसको और दुख देना, मतलब कि मौके का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, वो ये नहीं चाहते थे। तो अब ऐसी घटनाओं के बाद, इसके बाद अगर उन्होंने जब समर्थन नहीं किया तो अंग्रेज़ों ने एक काम किया। उस समय एक एक्ट लेके आए, एक एक्ट लेके आए 1919 का रॉलेट एक्ट। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिससे भारतीय जनता को प्रताड़ित किया जा सके, उन पे अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो इस नियम के साथ साथ
कुछ अपनी नीतियां भी लागू किए जो बहुत कष्टदायक थी। और एक जो चीज़ माना जाता है इसमें कि बिना वकील के, बिना अपील किए हुए, बिना कोई दलील के कहने का मतलब ये है कि आज इंडिया में, भारत में अगर आप कोई क्राइम भी कर देते हैं, कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो आपके राइट्स हैं कि आप जो है पहले आप अपने लिए एक वकील करें, फिर उससे अपील की जाए, फिर अपनी दलीलों को अदालत में रखें ताकि आपके एक निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो है अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियां बनाई थीं कि किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना अपील किए हुए या बिना दलील के ही गिरफ्तार कर लेते थे और उनके ऊपर बहुत ही भीषण अत्याचार करते थे। इन सब चीज़ों को देख करके अब एक ज़रा सोचिए, गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में आप जानते हैं और उनसे थोड़ा रिलेट करके सोचिए कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनके साथ नस्ल भेदी टिप्पणियाँ हुई, उनके कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। इन्हीं सब चीज़ों से प्रताड़ित होकर के गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो वो तो वहाँ पे दूसरे का देश था, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही थी कहाँ हो रही थी? अपने भारत में हो रही थी। तो ये तो अपना देश था, अपना घर था। तो अगर यहाँ हमें कोई ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर ले लेंगे। तो पहले गांधी जी ने जो है होम रूल लीग का समर्थन नहीं किया था। बाद में जब इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं अंग्रेज, तब उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन करने का निर्णय लिया। तब अब जब गांधी जी ने ऐसा निर्णय ले लिया कि हम इन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इनका विरोध करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, तब जो होम रूल लीग के जितने भी सदस्य थे उनको लगा कि हम तो जो चाहते थे गांधी जी वही करने जा रहे हैं। तो तुरंत जितने भी होम रूल लीग के जितने भी सदस्य थे वो गांधी जी के सभा में आकर के मिल गए। और गांधी जी की सभा कहाँ थी? वही सत्याग्रह का जो आश्रम था, सत्याग्रह का आश्रम जो था, आकर के यहाँ लोग जुड़ गए। तब तक मार्च 1919 में एक घटना घटी पंजाब में। अब पंजाब का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस घटना की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी। ध्यान दीजिएगा, मार्च 1919 में जगह पंजाब का एक जगह, पंजाब स्टेट है। पंजाब में अमृतसर और अमृतसर का एक स्थान था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस घटना को बताने से पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैंने अमृतसर और जलियांवाला बाग का नाम क्यों लिया। मार्च 1919 घटना अपने आप में क्यों इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखती है। पंजाब के दो बड़े प्रसिद्ध फेमस नेता थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक लोग थे डॉक्टर सत्यपाल। इनको जो है इसी रूल के अकॉर्डिंग, ये जो बनाया गया था, इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है अरेस्ट कर लिया गया। और जब इनको इसी रूल के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया गया तो पंजाब में यूथ ने या फिर वहाँ की जनता ने इस गिरफ्तारी का बड़े कड़ाई से विरोध किया और विरोध क्या हुआ, बढ़ता ही चला गया।
और इसी चीज़ को ब्रिटिश शासन को दिखाने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास इस विरोध को और कड़े रूप में दर्ज करने के लिए सब लोग जो है अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ कोई एक, अब क्या उसका नाम लिया जाए, जिसका नाम क्या था, जनरल डायर, ये इनका काल बन के बैठा हुआ है। अब जलियांवाला बाग में जब सब लोग इकट्ठा हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध जताने के लिए, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का आदेश दे दिया और कहा जाता है कि इस नरसंहार में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतना बड़ा नरसंहार था, और लोग भी मरे होंगे, बट कहा जाता है कि 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अभी अंग्रेज फिर यहाँ नहीं रुके। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पंजाब में, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ वो होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे स्टेट में अगर लागू किया जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट की ना सुन करके वहाँ की सारी कार्रवाई कौन करती है, सेना करती है। और मार्शल लागू जब कर दिया गया तो अब जो सत्ता थी वो सैनिकों के हाथ में थी, और सैनिकों ने वहाँ की जनता को और ज़्यादा प्रताड़ित किया। अब इतना कुछ होने के बाद भारत में विरोध कुछ इस कदर भड़क गया कि अब उसको छुपाना मुश्किल था। इन सब चीज़ों को देख करके जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनको एक नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने उसका त्याग कर दिया। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि विरोध कुछ एक व्यापक लेवल में बढ़ रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की और उसका नाम दिया हंटर कमीशन। कहा जाता है कि हंटर कमीशन में जो कमेटी जो बनी थी, इसमें 3 भारतीय थे। और ये हंटर कमेटी बनाई क्यों गई थी? हंटर कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जो ये हत्याकांड हुआ था, इसी की जांच के लिए। ये मात्र एक दिखावा था जांच के लिए, और निष्पक्षता को प्रदर्शित करने के लिए जो है 3 भारतीयों को भी रख दिया गया था। लेकिन अब भारतीय नेताओं को अंग्रेज़ों पे अब भरोसा नहीं रह गया था। पहले भी नहीं था, उसमें अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं था। तो इन्होंने अपनी एक अलग से कमेटी बनाई, और उसमें एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनाई, और उस कमेटी के अध्यक्ष जो बनाए गए वो मदन मोहन मालवीय जी थे। तो जो भारतीयों ने एक जांच कमेटी बनाई, जो ये जलियांवाला जो कांड हुआ था, इसकी जांच के लिए अंग्रेज़ों ने एक हंटर कमेटी बनाई और उसमें 3 भारतीयों को रखा। और जो इधर भारतीयों ने अपनी जो एक जांच कमेटी बनाई, उसमें जो है मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष रखा, और उनके साथ सदस्यों में और भी सदस्य थे, जैसे कि गांधी जी, एक थे जयकर, और सी आर दास। ऐसे कई लोग को अपने सदस्य के रूप में रखे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश शासन हो,
तो वैसे उस जगह पे ऐसे कमेटियों का होना या फिर जांच कमेटी का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करना है, उसका मतलब कुछ नहीं निकला। और बाद में जो है लास्ट में चल करके जनरल डायर को कोई सज़ा नहीं हुई, बस एक ट्रांसफ़र दे दिया गया और उसको एक कर्तव्य परायणता के रूप में अपने ड्यूटी को निभाते हुए उसको माफ़ कर दिया गया। तो अब इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है कि उस समय तक या उस समय का जो दौर था, भारतीय नेताओं या फिर जो भारत की जनता थी वो देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी या कितने सितम सहे थे। अब इसी पे थोड़ा एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यहीं से शुरुआत हुई थी। और इस विश्व युद्ध में जो अंग्रेज़ थे उनकी जीत हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई। और इनके खिलाफ एक देश था जिसका नाम था तुर्की। तुर्की के जो सुल्तान थे वो मुसलमानों के खलीफा माने जाते थे, तो इस कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा। 1914 का जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ उस समय अंग्रेज़ों की जीत हुई और भी जितने भी देश थे। लेकिन अंग्रेज़ों का जो कनेक्शन, जो रिलेशन मैं तुर्की से रिलेट कर रहा हूँ, इसका कुछ मकसद है। क्योंकि तुर्की जो है एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और वहाँ के जो सुल्तान थे उनको मुस्लिम जितनी भी थी पूरे वर्ल्ड की, वो जो एक खलीफा के रूप में देखती थी। और भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई उस समय आज़ादी के लिए क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। और इस संघर्ष में जितना हाथ हिंदू व अन्य धर्म का था उतना ही मुस्लिम का था। ऐसी परिस्थितियों में जब मुस्लिम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे खलीफा हैं उन्हीं के खिलाफ कौन है, अंग्रेज है, तो जो मुस्लिम थे इनके अंदर जो है इनके खिलाफ एक हीन भावना आ गई और मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों का क्या कर दिया, अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसका नतीजा यह निकला कि तुरंत कमेटी बनाई गई जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, ऐसे कई दिग्गज नेता जो थे ने तुरंत जो है अंग्रेज़ों की खिलाफत शुरू कर दी। अब गांधी जी ने देखा कि अब यहाँ गांधी जी ने मौका अच्छा देखा कि अब मौका अच्छा है कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं और एक स्वर में कहें कि हमें स्वराज की या स्वतंत्रता की चाहत है और हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो अब यहीं से खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। और गांधी जी ने कहा इसको लेकर के दिल्ली में एक सभा भी की गई और उसी सभा में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। जो दिल्ली में सभा की गई वहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए वो गांधी जी थे और गांधी जी ने ये ऐलान किया कि अब जो है हम लोग अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद करेंगे। अब उनको अपने भारतीय व्यक्तियों की तरफ से या फिर किन्हीं नेताओं की तरफ से या पूरी भारतीय जनता की तरफ से उनको किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं दिया जाएगा, कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। जब सहयोग नहीं किया जाएगा तो यही सहयोग आगे चल के किसमें बन गया, असहयोग में, और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था और इसका असहयोग आंदोलन शुरू होने के और भी कई बड़े रीजन थे, उनको देख करके चलेंगे
और आगे जो है असहयोग आंदोलन में जो क्रांतिकारियों की क्या भूमिका थी, गांधी जी की क्या भूमिका थी, आखिर फिर असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ और किस बड़े रीजन के कारण शुरू हुआ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।